हेलो एवरीवन। आज 6 नवंबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर स्थापित किया गया हमारे नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर नामक स्थान पर। और इसको 31 अक्टूबर को इसकी स्थापना की और इसकी स्थापना की भारत के मुख्य न्यायाधीश ने। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है हमारे? तो ये हमारे शरद अरविंद बोबड़े। इन्होंने भारत के पहले ई रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया है। और इसका मेन उद्देश्य जो ये है वो ये है कि इसके माध्यम से हमारे चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इन सभी में इसकी मदद से ऑनलाइन याचिका दाखिल की जा सकेगी। क्योंकि जो कोविड-19 फैला उसने काम करने के तरीके भी बदल दिए, डिजिटली हर चीज को करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उसी उद्देश्य से भारत का पहला ई रिसोर्स सेंटर भी खोला गया है और इसको नाम भी दिया गया है। तो ये हमारा नाम दिया गया है इसको न्याय कौशल। तो रिसेंटली इसका उद्घाटन किया है हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े ने। और इसके माध्यम से हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन याचिका दाखिल की जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सुनामी दिवस हर साल मनाया जाता है 5 दिसंबर को। और इसका मनाने का सिर्फ उद्देश्य यह है कि सुनामी के जो भी खतरे हैं उनको बारे में लोगों को बताया जाए और साथ ही प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली बर्बादी जो न्यूनतम होती है उसको कैसे किया जाए, यानी कि न्यूनतम करने के लिए सबसे पहले तो टाइम पर चेतावनी मिल जाए, ठीक है ना। तो इन सब चीजों पर यह करता है फोकस। साथ ही साथ क्या है कि सुनामी के बारे में जो भी परंपरागत ज्ञान है उसको भी फैलाने का कार्य करता है। जैसे कि क्या है परंपरागत ज्ञान, कि कुछ जानवर जो होते हैं वो मनुष्यों से पहले ही ये भांप जाते हैं कि सुनामी आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे सभी जो परंपराओं से ज्ञान चले आ रहे हैं इन सभी ज्ञानों को भी बढ़ाना है। दूसरी चीज कि ये कब से मनाया जा रहा है विश्व सुनामी दिवस? तो ये मनाया जा रहा है, पहली बार मनाया गया था 2016 में। हमारे दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको मनाए जाने की घोषणा की थी कि हर साल 5 नवंबर को मनाया जाया करेगा विश्व सुनामी दिवस। दूसरा, 5 नवंबर को ही मनाने का क्या इतिहास है? तो हमारा जापान में 1854 में एक भूकंप आया पहले, और भूकंप के जस्ट बाद ही आ गया सुनामी। कि भूकंप के कारण ही समुद्र में लहरें उत्पन्न हुई बड़ी बड़ी, जिनको सुनामी नाम दिया गया। तो सुनामी आ गया 5 नवंबर को ही। और ऐसी विकट परिस्थितियों में एक जापानी व्यक्ति थे, उनका नाम है बाकायामा। इन्होंने अथक प्रयास किया, जो भी पीड़ित थे या इससे जो भी इनको तकलीफ हुई, तो बड़े लेवल पर इन्होंने राहत कार्य चलाए। इन्हीं की स्मृति में हर साल 5 नवंबर को विश्व सुनामी दिवस मनाए जाने का कहना चाहिए प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, द्युति चंद किस खेल से संबंधित हैं? तो द्युति चंद जो है वो एक धावक हैं, स्प्रिंटर हैं, ठीक है ना, फर्राटा धावक हैं। और ये इनकी इमेज लगी हुई द्युति चंद की, ठीक। दूसरा क्या है कि द्युति चंद ये चर्चा में क्यों है हाल ही में? तो क्या है कि द्युति चंद को हमारा जो उड़ीसा है वो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन, ओएमसी, ठीक है ना, उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन ने इन्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी थी। जब इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया तो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दी। और हाल ही में इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया है उड़ीसा सरकार ने। तो इसीलिए हमारा जो द्युति चंद है वो अगर पूछा जाए कहां कार्य करती हैं तो उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन में, ठीक है ना। इनके खेलों में योगदान के लिए इनको ये जॉब दी गई। और फिर अभी रिसेंटली इन्होंने किया क्या कि जब हमारा कोविड चल रहा था तो सभी की आर्थिक परिस्थितियां खराब हुई, तो इन्होंने एक ट्विटर पर पोस्ट डाला अपनी गाड़ी का और उसको बेचने की बात की। इससे तरह तरह की चर्चाएं चलने लगी कि इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है ट्रेनिंग में या अन्य कार्यों में। तो तभी हमारी दोबारा से उड़ीसा सरकार एक्टिव हुई और इन्होंने इनको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे दिया असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर, जो प्रारंभ में नियुक्त हुई थी, ठीक है ना। दूसरा, यही हमारी द्युति चंद जो है वो 100 मीटर रेस की नेशनल चैंपियन भी हैं वर्तमान में, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो यह अध्यक्ष बनाया गया है हमारा बीएल भट्ट को, ठीक है ना। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण, हमारा इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एनसीएलटी, ठीक है ना, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसका अध्यक्ष बनाया गया है और यह बनाया गया है हमारा बीएल भट्ट को, ठीक। और दूसरा चीज क्या है, ये नियुक्ति जो है वो किस मंत्रालय ने की है? तो ये हमारा कॉर्पोरेट मंत्रालय है, उसके अधीन आता है। तो कॉर्पोरेट मंत्रालय ने नियुक्ति की है बीएल भट्ट की। ये बीएल भट्ट हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में के हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश रह चुके हैं। पहले का मतलब पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है ना। और ये 2017 से एनसीएलटी के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे और वर्तमान में इन्हीं को बनाया गया अध्यक्ष। अगर हम एनसीएलटी की बात करें, यानी कि राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण की बात करें, तो जो हमारा एक कानून बना है उसको हम बोलते हैं कंपनी कानून। इसी कंपनी कानून की धारा है हमारी
410, ठीक है ना। और इसी के तहत ये प्रावधान इसके न्यायाधिकरण का किया गया है कि अपील सुनने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित न्यायाधिकरण है, जो कंपनी कानून की धारा 410 के तहत स्थापित किया गया है। इसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं BL भट्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वैभव शिखर सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हमारा संबंधित है विदेशी और भारतीय शोधकर्ताओं का सम्मेलन। क्या है? विदेशी तथा भारतीय शोधकर्ताओं का सम्मेलन। जो हमारा वैभव शब्द है ये बना है वैश्विक, ठीक है ना, भारतीय वैज्ञानिक। क्या है इसकी फुल फॉर्म? वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है ना। ये हमारा कहना चाहिए वैभव का फुल फॉर्म हुआ। और इसमें हुआ क्या है कि हमारा अभी हाल ही में ये वर्चुअली एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जो आयोजित हुआ हमारा 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। और इस सम्मेलन में यह निष्कर्ष निकाला गया कि जो भारत का अनुसंधान क्षेत्र है या भारत की जो अनुसंधान क्षमता है, उसने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी योगदान दिया है। साथ ही इसी सम्मेलन में यह भी निर्धारित हुआ कि आगे के जो अनुसंधान कार्य होंगे उनकी क्या रूपरेखा होगी, तो इस पर की गई है हमारी चर्चा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में TN कृष्णन का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इमेज में भी दिख रहा होगा कि TN कृष्णन थे वो हमारे एक वायलिन वादक थे और इन्हीं का रिसेंटली हो गया है निधन। इनकी बात की जाए तो इनको 1973 में पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड ही हमारा, ठीक है ना। 1974 में इनको संगीत नाटक अकादमी का भी अवार्ड मिला हुआ है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। और 1992 में हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है पद्म भूषण, ये पद्म भूषण अवार्ड भी इनको मिल चुका है। तो TN कृष्णन क्या थे? हमारे वायलिन वादक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने चीनी पटाखों के आयात और बिक्री को दंडनीय अपराध घोषित किया है? तो यह घोषित किया है हमारा हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने घोषणा ऐसी की है कि कोई भी ना तो चीनी पटाखों का आयात करेगा, अगर करता है या बिक्री करता है तो वो एक अपराध होगा और दंडनीय अपराध होगा, ठीक है। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो हमारी चंडीगढ़। हरियाणा के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। क्या है? मनोहर लाल खट्टर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पक्षी पेलगोनिड के जीवाश्म किस महाद्वीप पर मिले हैं? तो ये हमारे प्राप्त हुए हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, ठीक है ना। और अंटार्कटिका महाद्वीप कई टुकड़ों में बटा हुआ, तो इसी का एक हिस्से को बोला जाता है सीमोर द्वीप। इसी सीमोर द्वीप पर हमारे पेलागोनिड पक्षी के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि जीवाश्म जो है हमारा वो इयोसिन युग का है, ठीक है ना। और इस टाइम पर जो उड़ने वाले पक्षी थे उसमें सबसे बड़ा पक्षी था, इवन कुछ वैज्ञानिक तो ऐसा दावा कर रहे हैं कि अब तक के पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी हमारा पेर्लोगिर्निथिड्स हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बताया जाता है इसके जो पंख थे वो तकरीबन 5 से 6 मीटर थे लंबे। अंटार्कटिका की बात की जाए तो अंटार्कटिका जो है हमारा वो 7 महाद्वीपों में 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल तकरीबन 54 लाख वर्ग मील के आसपास है। इतने बड़े भाग के बाद भी ये एक डिजर्ट की तरह है, क्योंकि इसके 98% भाग पर पूरे क्षेत्रफल के तकरीबन 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर बिछी रहती है। तो समझ सकते हो कितना यहां पर बर्फ है। दूसरा, यहां पर कोई स्थायी रूप से निवास नहीं करता, लेकिन हर साल औसतन 1000 से 5000 लोग यहां पर जाते हैं और उन जाने का मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान कार्य करना। यानी कि विभिन्न देशों ने यहां पर अपने अनुसंधान रिसर्च सेंटर स्थापित कर रखे हैं, तो इसी उद्देश्य से वैज्ञानिक लोग यहां पर जाते हैं। अगर इंडिया के अनुसंधान केंद्रों की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि इंडिया ने यहां पर अब तक 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए हैं। उन 3 अनुसंधान केंद्रों के नाम है, पहला था दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे स्थापित किया उसका नाम है मैत्रेयी, और तीसरे नंबर का जो स्थापित किया वो किया भारती। लेकिन क्या हुआ है कि रिसेंटली जो दक्षिण गंगोत्री है वो बर्फ के कारण प्रभावित हुआ। ऐसा मान लो कि बर्फ में दब गया, तो जो वर्तमान में केवल एक्टिव है यानी कि कार्यरत हैं वो 2 ही अनुसंधान केंद्र हैं, एक का नाम है मैत्रेयी और एक का नाम है भारती। और जो दब चुका है दक्षिणी गंगोत्री, उसको कहना चाहिए एक सप्लाई बेस की तरह वर्तमान में यूज किया जा रहा है, लेकिन पहले इसको भी अनुसंधान केंद्र के रूप में ही स्थापित किया गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र किसका है या मैत्रेयी अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है, वगैरह वगैरह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस इंश्योरेंस कंपनी ने स्वास्थ्य बीमा समाधान के लिए फ्री पे कार्ड के साथ साझेदारी की है?
तो ये हमारी साझेदारी की है फ्री पे कार्ड के साथ आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने जो हमारी ऑनलाइन प्रीपेड कार्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है हमारा फ्री पे कार्ड, इसके साथ मिलकर इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है नई। और इसमें यह बोला गया है समझौते के बाद अब यह होगा कि किसी भी ग्राहक को अगर चोट लगती है या उपचार के लिए किसी भी बीमारी के अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके तुरंत जस्ट बाद ही भर्ती होते ही उसको जितनी भी सुनिश्चित राशि है तुरंत उसको मिल सकेगी, यानी कि इससे उसके उपचार में देरी नहीं होगी। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2001 में, ठीक है ना। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है हमारा मुंबई यानी कि बंबई में, और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है भार्गव दास गुप्ता। क्या नाम है? भार्गव दास गुप्ता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संस्थान ने छात्रों की भलाई हेतु स्व सहायता वेबसाइट वंधु की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है हमारे आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने क्या किया है कि एक ऐसी पहल स्थापित की है जिससे कि तनाव और भावनात्मक जो समायोजन है उसको संभालने में मदद मिले। ऐसा मानना है इन छात्रों का जिन्होंने ये पहल स्टार्ट की है कि आजकल का जो लाइफ स्टाइल है या कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि कोविड की वजह से भी बोला जा रहा है कि जो मानसिक रोगी हैं उनकी संख्या काफी हद तक बढ़ी है, ठीक है ना, घर में रहने के कारण या बाहर निकलने से जो तनाव हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने जो हमारे आईआईटी बॉम्बे के छात्र हैं उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अनुसरण करते हुए, ठीक है ना, यानी कि इसी के अनुरूप करते हुए तनाव और भावनात्मक समायोजन को संभालने के लिए हर शैक्षणिक संस्थान में परामर्श प्रणाली की आवश्यकता को बताते हुए इस वेबसाइट की शुरुआत की है। तो उसका नाम क्या है? हमारा वंधु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एमिलिया ग्रैंड प्रिक्स रेस किसने जीती है? तो ये रेस हमारी जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। और ये लुइस हैमिल्टन की हमारी इमेज लगी हुई, और सभी को पता होगा कि जो लुइस हैमिल्टन है हमारे, वो एक ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं, ठीक है ना, जो फार्मूला 1 दौड़ाते हैं। और वर्तमान में इनका मर्सिडीज से करार है, यानी कि एक रेस में भाग लेते हैं तो किस कार से लेते हैं? किस कंपनी की? मर्सिडीज से लेते हैं। और जो एमिलिया रोमाग्रा ग्रैंड प्रिक्स हुई वो कहां आयोजित हुई पूछा जाता है अगर, तो ये हमारी आयोजित हुई रिसेंटली हमारा इटली में। इटली की कैपिटल क्या है? तो सभी को पता है इटली की कैपिटल हमारी रोम। और इटली के राष्ट्रपति कौन है? तो इटली के हमारे राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है सर्जियो, ठीक है ना, मैटरेल्ला। सर्जियो मैटरेल्ला, ये हमारे हैं इटली के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ईएसएससीआई के नए सीईओ कौन बने हैं? ठीक है ना, तो ये हमारे बने हैं पीबीजी मेनन। कौन बने हैं? पीबीजी मेनन। और ये पीबीजी मेनन की इमेज लगी हुई। जो ईएसएससीआई की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके ये बने हैं अध्यक्ष। और जो हमारा ईएसएससीआई है ये हमारा जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, ठीक है ना, और प्लस हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय है इसके साथ मिलकर अपनी सेवाएं प्रदान करता है। ईसीसीआई की बात की जाए तो इसका जो गठन हुआ है वो 1976 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके प्रमुख या सीईओ वर्तमान में कौन बने हैं? तो बने हैं पीबीजी मेनन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है टी बंदोपाध्याय। ये टी बंदोपाध्याय की इमेज लगी हुई, और इनका पूरा नाम है तमल बंदोपाध्याय, ठीक है ना। और ये हमारे भारत के जाने माने, कहना चाहिए कि बिजनेस जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना, यानी कि जो बिजनेस के क्षेत्र में या इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अपनी राय व्यक्त करते हैं। तो इन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की है। और इस पुस्तक में इन्होंने जो बतलाया है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के चैलेंज क्या क्या हैं ये बताए हैं, बैंकों के चैलेंज क्या क्या हैं ये सब बताया है, या भारत में कितना इकोनॉमिक पोटेंशियल है, कितनी क्षमता है, ये सारी चीजें इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से बताई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में पारित मिरर ऑर्डर किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिरर ऑर्डर जो शब्द है हमारा, यह संबंधित है एक क्षेत्राधिकार का आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है, ठीक है ना। किसका? एक क्षेत्राधिकार का आदेश जो दूसरे क्षेत्राधिकार के मूल आदेश को दर्शाता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एक बच्चे की अंतरराष्ट्रीय कस्टडी से जुड़ा हुआ मामला आया, और उसमें इन्होंने इसी मिरर ऑर्डर का जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया। इसमें अदालत ने क्या किया कि एक बच्चे को विदेशी देश में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ में शर्त यह लगा दी
कि उस विदेशी दंपत्ति को अपने देश में भी, ठीक है ना, यानी कि माता पिता को वहां पर भी, अपने देश में भी बिल्कुल उसी तरीके की सक्षम अदालत से बच्चे को अपने पास रखने के लिए आदेश प्राप्त करना होगा, ठीक है ना। और ऐसे ही आदेश को क्या बोला जाता है, मेरा समझ रहा होगा, यानी कि जैसा आदेश भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी तो दे दी बच्चों को, विदेशी दंपत्ति को, लेकिन यह बोला गया कि बिल्कुल इसी लेवल की अनुमति आपको अपने देश से भी प्राप्त करनी है, यानी कि समझ आ रहा होगा मिरर शब्द का मतलब, ऐसी अवधारणा को क्या बोला जाता है, हमारा मिरर ऑर्डर। तो इसलिए वर्तमान में ये चर्चा में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएई में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो ये नए राजदूत बने हैं हमारे कौन, पवन कपूर, ठीक है ना। ये अभी इससे पहले हमारे इजराइल में राजदूत थे, तो रिसेंटली इनको यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, इसका बनाया गया है राजदूत। यूएई की बात की जाए तो यूएई की जो कैपिटल है वो है हमारी अबू धाबी। ये एक पश्चिमी एशिया का देश है, ठीक है ना। और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है खलीफा बिन जायद अल, खलीफा बिन जायद अल, ये हमारे यूएई के वर्तमान में हैं प्रेसिडेंट। ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ, उम्मीद है पसंद आया होगा। कल नए सेक्शन के साथ फिर मिलते हैं, टिल देन बाय।